नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो के माध्यम से राजनीति शास्त्र के प्रथम प्रश्न पत्र से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे। यानी कि ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा यह लेक्चर, साथ ही साथ में सब्जेक्टिव वालों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का जो पेपर लगा हुआ है उसके लिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आगरा विश्वविद्यालय, इन सभी के लिए लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और साथ ही साथ में राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, ठीक है, एमजेपीआरयू, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, जनरल चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, आपका सुहेल देव यूनिवर्सिटी हो गई, छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी, इन सभी में आपको मिलेगा यही चीज़ें। ठीक है, जो POL 301 का पेपर होता है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और आंसर की श्रृंखला है ये। यानी ये वन लाइनर क्वेश्चंस है, यानी एक लाइन में इसका उत्तर आपको लिखा हुआ मिलेगा। ये महामैराथन रिवीजन क्लास है, बहुत ही कम समय में पूरे के पूरे जो आपके सिलेबस में शामिल चैप्टर्स हैं सबसे बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न, जो कि एक प्रकार से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जहां से परीक्षा में प्रश्न खूब बन सकते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। जब आप BA के 5th सेमेस्टर में होते हैं बेसिकली, तो आपको एक प्रकार से राजनीति शास्त्र के 2 पेपर पढ़ने होते हैं। पहला पेपर है आपका तुलनात्मक सरकार एवं राजनीति, जिसमें आपको UK की सरकार के बारे में और वहाँ के संविधान के बारे में, USA की सरकार संविधान के बारे में, स्विट्जरलैंड की व्यवस्था और इसके बारे में, और चाइना, यानी कि 4 देशों के परिप्रेक्ष्य में बेसिकली आपको पढ़ना है। UK यानी कि यूनाइटेड किंगडम, USA यानी एक प्रकार से अमेरिका, स्विट्जरलैंड और चाइना, इन 4 देशों के संविधान और वहाँ की शासन पद्धति के बारे में आपको जानना है। यहीं से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें आएंगी। ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर इससे पहले मैं करवा चुका हूं, तो जिन बच्चों ने नहीं देखा देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी। बाकी लिखित का भी मैंने करवाया है, तो दोनों के लिए करवा दिया है, फिर से मैं करवा दूंगा और भी, लेकिन आप इसको देखें पहले। ठीक है, तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कैसे क्वेश्चंस होंगे। तो एक ही देखिए, वन लाइनर क्वेश्चंस है ये सब। ठीक है, इसमें से एक प्रकार से लघु उत्तरीय भी बनेंगे, कुल मिलाकर आती लघु उत्तरीय में भी बच्चों के प्रश्न बनेंगे, और साथ ही साथ में ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ऑब्जेक्टिव कैसे बनेंगे उनको मैं आपको बहुत ही बारीकी के साथ समझाऊंगा। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, तुलनात्मक राजनीति किसे कहते हैं। अब प्रश्न ऑब्जेक्टिव में क्या बनेगा, प्रश्न आपसे पूछेगा कि तुलनात्मक राजनीति कई प्रकार की सरकारों व विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं का विश्लेषण है, यह कथन निम्न में से किसने कहा है। यही प्रश्न पूछेगा, पहला प्रश्न यही पूछेगा कि तुलनात्मक राजनीति, कंपैरेटिव जो पॉलिटिक्स है, कई प्रकार की सरकारों व विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं का विश्लेषण होता है। तुलनात्मक राजनीति में क्या किया जाता है, तमाम प्रकार की राजनीति के बारे में, तमाम प्रकार की सरकारों के बारे में क्या किया जाता है, तमाम प्रकार की राजनीतिक जो संस्थाएं हैं उनके बारे में या उनका विश्लेषण किया जाता है। ये परिभाषा किसने दी है, तो एडवर्ड फ्रीमैन नाम के एक विद्वान हैं, इन्होंने दी है। तो इस तरीके से आपका ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस बनेगा, ध्यान रखेंगे इन चीज़ों को। तो ऐसे कई क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, तो आप देख लीजिएगा, वहीं से सब आने हैं, उससे बाहर से कुछ नहीं आएगा, तो परेशान होने की बिल्कुल भी आपको ज़रूरत नहीं है। देखिए, तुलनात्मक राजनीति किसे कहते हैं, प्रश्न पूछा गया है, तो एडवर्ड फ्रीमैन कहते हैं कि तुलनात्मक राजनीति कई प्रकार की सरकारों व विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं का विश्लेषण होता है। दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे भैया, प्रश्न है तुलनात्मक राजनीति की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो देखिए, आपसे पूछेगा निम्न में से कौन सी विशेषताएं तुलनात्मक राजनीति की हैं, ये प्रश्न पूछेगा, और ये 2 विशेषताएं दिया रहेगा, और एक ऑप्शन देगा A और B दोनों, C ऑप्शन में। ठीक है, तो वही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे दिया जाएगा ऑब्जेक्टिव में। देखिए, अधिक विस्तारपूर्ण क्षेत्र, वास्तविकता, परिशुद्धता के लिए खोज, जो वैज्ञानिक रूप से द्योतक है, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता तुलनात्मक पॉलिटिक्स की या कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की, व्यवहारवादी और अनुभवमूलक परिप्रेक्ष्य को अंगीकार किया जाता है इसमें, यह बात आप ध्यान रखेंगे। तो क्या व्यवहारवादी और अनुभवमूलक जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है उसको एक प्रकार से जो है शामिल किया जाता है तुलनात्मक राजनीति में, यह भी एक विशेषता है इसकी। अगला क्वेश्चन से तीसरा नंबर, पूंजीवाद की विशेषताएं बताएं। देखिए, पीगू महोदय ने पूंजीवाद की विशेषताएं बताई। प्रोफेसर पीगू एक अर्थशास्त्री हैं। इन्होंने कहा कि पूंजीवाद यानी कैपिटलिज्म प्रणाली में निजी संपत्ति का अधिकार होता है, जिसका प्रयोग उन व्यक्तियों के द्वारा स्वयं के लाभ के लिए किया जाता है। निजी संपत्ति मतलब कि यहाँ पर एक प्रकार से उत्पत्ति के साधनों पर पूंजीवाद में क्या होता है, निजी उद्यमियों का हाथ होता है। यानी कि जैसे कि मान लेते हैं प्राइवेट सेक्टर जो होते हैं यहाँ पर हावी होते हैं हर एक मामले में, और वह स्वतः के लाभ कमाने के लिए, खुद के लाभ कमाने के लिए फैक्ट्री वगैरह स्थापित करते हैं या कुछ भी काम करते हैं अपने लाभ के लिए करते हैं।
आगे देखेंगे, अभी और छोटे छोटे प्रश्नों को मैंने यहाँ पर रखा तो ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा और लिखित वालों के लिए भी। अगला क्वेश्चन आ चुका है, उदार लोकतंत्र किसे कहते हैं? उदार लोकतंत्र, ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जाता रहा है। उदार लोकतंत्र जो होता है वह व्यवस्था होती है जिसमें लोग सर्वोच्च शक्ति धारक होते हैं, यानी कि जिनके पास, जहाँ पर लोगों के पास बहुत ज़्यादा शक्ति होती है, वो होता है उदार लोकतंत्र। वही सरकार बनाते हैं तथा समय समय पर सरकार को परिवर्तित भी करते हैं। वही सर्वोच्च शक्ति धारक लोग एक प्रकार से, यानी जनता यहाँ पर बहुत पावरफुल होती है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, समाजवाद के किन्हीं दो गुणों का उल्लेख कीजिए। समाजवाद का गुण क्या है? शोषण का अंत और एकाधिकारी शक्तियों की समाप्ति। तो आपसे पूछेगा निम्न में से समाजवाद के दो, मतलब समाजवाद के गुण हैं। ऑप्शन ए में देगा शोषण का अंत, ऑप्शन बी में देगा एकाधिकारी शक्तियों की समाप्ति, ऑप्शन सी में देगा इनमें से दोनों, यानी कि ए और बी दोनों, और सी देगा, डी ऑप्शन देगा आपको इनमें से कोई नहीं। तो क्या लगेगा? सी ऑप्शन लगेगा, ए और बी दोनों। ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे भैया, प्रश्न है समाजवाद के किन्हीं दो दोषों का उल्लेख कीजिए, यानी समाजवाद के दो दोष कौन से हैं? उत्पादन क्षमता में कमी होती है, नौकरशाही का विकास भी समाजवादी व्यवस्था में हो जाता है। तो ये इसके दो दोष हैं, दो गुण भी मैंने बता दिए। तो ये रिवीजन हो रहा है आपका, ऐसे में रिवीजन के तौर पर आप चीज़ें ले लीजिएगा इसको। समाजवादियों के अनुसार राज्य के 3 कार्य कौन कौन से हैं? समाजवादी राज्य के 3 कार्य जो बताते हैं उनमें से पहला कार्य है समाज की उन्नति में योगदान देना। राज्य का काम क्या होता है? समाज की उन्नति में योगदान देना। दूसरा काम होता है राज्य की सुरक्षा करना, और तीसरा काम होता है आंतरिक शांति स्थापित करना। आपसे ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछेगा कि समाजवादियों के अनुसार राज्य के कार्य हैं। ऑप्शन ए में देगा समाज की उन्नति में योगदान करना, ऑप्शन बी में देगा राज्य की सुरक्षा करना, ऑप्शन सी में देगा राज्य में आंतरिक शांति स्थापित करना, और ऑप्शन डी में देगा उपर्युक्त सभी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी हो जाएगा। ये बात ध्यान रखेंगे। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके यहाँ पर बनेंगे, और भी क्वेश्चंस अभी मैंने रखे हैं, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे भैया, फटाफट से आप देखेंगे, आधुनिक राज्य के 4 ऐच्छिक कार्य बताइए। आधुनिक राज्य के 4 ऐच्छिक कार्य, जैसे कि पहला है शिक्षा की व्यवस्था, दूसरा है सामाजिक कुरीतियों का निवारण, तीसरा है बेकारी का अंत, और चौथा श्रमिक हितों की रक्षा। तो ऐसे ऑब्जेक्टिव में भी प्रश्न पूछेगा कि आधुनिक राज्य के ऐच्छिक कार्य कौन कौन से हैं इनमें से। तो आप बताएंगे शिक्षा की व्यवस्था पहला, दूसरा है सामाजिक कुरीतियों का निवारण, सामाजिक कुरीतियों को खत्म किया गया, तीसरी बात बेकारी का अंत, और श्रमिक हितों की रक्षा करना। ये आधुनिक राज्य के 4 ऐच्छिक कार्य जो हैं ये हैं। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका भी डी लग जाएगा, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन से समाजवाद के पक्ष में 2 तर्क दीजिए। किसके? सोशलिज्म के पक्ष में 2 तर्क दीजिए। पहला तर्क है समाजवादी पूंजीवाद का विरोध करते हैं, यानी समाजवादी जो विचारक हैं ये पूंजीवाद के घोर विरोधी हैं। ठीक है, जो शोषण पर आधारित है बेसिकली। ठीक है, पूंजीवाद शोषण पर आधारित है, तो ये लोग शोषण का विरोध करते हैं। समाजवादी सहयोग पर बल देते हैं, एक दूसरे से मिलकर के काम करते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था बेसिकली रूस में होती है, रूस में समाजवादी अर्थव्यवस्था है, और अमेरिका में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। यह बात ध्यान रखिएगा। भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? पूंजीवाद और एक प्रकार समाजवाद, दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्था कहाँ पर है? भारत में है। क्लियर। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है? उत्पत्ति के साधनों पर, उत्पादन के साधनों पर पूंजीपतियों का, निजी उद्यमियों का हाथ होता है। ठीक है, यानी प्राइवेट सेक्टर सब होते हैं। जैसे अमेरिका में सारी चीज़ें प्राइवेट हैं, ऐसे ही आप प्राइवेट स्कूल मिलेंगे, प्राइवेट बस, प्राइवेट गाड़ी सब मिलेंगी आपको। जैसे रसिया में जाएंगे तो सारी चीज़ें आपको सरकारी मिलेंगी। ठीक है, लेकिन भारत में देखेंगे तो प्राइवेट बस भी चलेगा, सरकारी बस भी चलेगा, यानी कि यहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आधुनिक युग में राज्य के कार्यों को किन 2 भागों में विभाजित किया गया है या किया जा सकता है? तो पहला अनिवार्य कार्य और दूसरा ऐच्छिक कार्य, इन 2। यानी तो आपसे पूछेगा आधुनिक युग में राज्य के कार्यों को एक प्रकार से कितने भागों में बांटा गया है? तो आप बताएंगे 2 भागों में बांटा गया है। आपसे ये पूछ सकता है कौन कौन से? तो अनिवार्य कार्य, ऐच्छिक कार्य, ए और बी दोनों। सी ऑप्शन में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है भैया। प्रश्न, राज्य के 2 अनिवार्य कार्य बताएं। सबसे पहला बात, राज्य का काम क्या होता है? बाह्य आक्रमणों से राज्य रक्षा करता है। देश जो होता है वो कहीं पर बाहर से आक्रमण होता है तो ये देश हमारी रक्षा करता है, और साथ ही साथ में जो आंतरिक मामले हैं या आंतरिक शांति है उसकी स्थापना करने के लिए भी राज्य के नियमों की जरूरत पड़ती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, इंग्लैंड में गणतंत्र की स्थापना कब हुई? ऑब्जेक्टिव में प्रश्न खूब पूछेगा। इंग्लैंड में गणतंत्र की स्थापना 1649 ईस्वी में कब हुई भैया? 1649 में हुई। तो ऐसे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में आएंगे। तो मैंने कहा था कि ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, तो यही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में आने वाला है क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, मैग्ना कार्टा या बृहत अधिकार पत्र कब पारित हुआ? 1215 ईस्वी में मैग्ना कार्टा पारित हुआ था। भाग 3 को भारतीय संविधान का जो भाग 3 है,
भारतीय संविधान के भाग 3 को भी मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा कहा जाता है, क्योंकि एक प्रकार से जिस तरीके से इंग्लैंड में जब मैग्ना कार्टा जो कि अधिकारों का पत्र था राजा को थमाया गया था, राजा को दिया गया था कि भाई जनता के भी कुछ अधिकार होते हैं, राजा अपनी मनमानी कुछ नहीं कर सकता, सारी बातें, तो यही भाग 3 भी भारतीय संविधान का बताता है। भारतीय संविधान के भाग 3 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक शामिल है। ये एक प्रकार से मौलिक अधिकार है, तो एक प्रकार से नागरिकों को अधिकार दिया जाता है। तो मैग्ना कार्टा या बृहत अधिकार पत्र जो पारित हुआ 1215 ईस्वी में पारित हुआ। कहाँ पर पारित हुआ था? इंग्लैंड में सबसे पहले पारित हुआ था। ठीक है, यह बात आप ध्यान रखें। ऐसे ही कई आपको मतलब कि प्रश्न यहाँ पर मिलेंगे। तो जिन बच्चों को एक प्रकार से कोर्स में ज्वाइन होना है, कोर्स मतलब एक प्रकार से PDF लेना है, ठीक है, तो 91 61 93 60 62 पर आप SMS करेंगे। यहाँ पर एक प्रकार से पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री जो भी सब्जेक्ट आपका होगा सभी के PDF आपको मिलेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के भी, लिखित के भी अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और अपने सब्जेक्ट के नेम लिख करके भेज दीजिएगा। ठीक है, आपको यहाँ पर दो आपके जो सब्जेक्ट होंगे, 2 सब्जेक्ट होंगे मेजर वाले, माइनर का पेपर होगा ही नहीं, को करिकुलर का पेपर आपका होगा। तो 2 मेजर सब्जेक्ट के दोनों पेपर की तैयारी, और साथ ही साथ में मतलब PDF नोट्स मिल जाएंगे, वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। और एक आपका जो को करिकुलर में है बहुत कठिन अब की बार है, एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस, फिर विश्लेषण क्षमता और एक प्रकार से डिजिटल जागरूकता, इसके बारे में भी आपको बता दिया। तो लगभग 10 से 15 प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर दे दी जाएगी, जिसमें क्वेश्चन पेपर भी होंगे और वीडियोस आपको कई विश्वविद्यालय के साल पेपर की मिल जाएगी। तो उससे एक प्रकार से आपका लाभ होगा और आप आसानी चीज़ों को जान पाएंगे। तो जिन बच्चों को जुड़ना है मात्र 100 रुपीज़ खर्च करके वो जुड़ सकते हैं। ठीक है, 100 रुपये लगेंगे, आपको स्कैनर सेंड किया जाएगा, उसी पर आपको 100 रुपीज़ सेंड कर देने हैं और सभी की PDF आपको मिल जाएगी। ऑब्जेक्टिव जो उससे पहले हुआ था उसकी भी PDF मैं सेंड कर दूंगा और ये PDF तो आपके पास सेंड ही कर दूंगा। ठीक है, और इससे पहले और भी जो PDF हुई उनको सेंड कर दूंगा, तो आप इनको पढ़ लेंगे तो आपसे एक भी प्रश्न बाहर से नहीं आने वाला है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हुए भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन से ब्रिटिश संविधान के 4 स्रोत बताएं, यानी कि ब्रिटिश संविधान एक प्रकार से कैसे बना, क्यों बना, मतलब कि कैसे बना, वह कौन कौन सी चीज़ों को उसमें शामिल किया गया, कहाँ से लिया गया है। देखिए, वैधानिक समझौते और आज्ञापत्र, वैधानिक समझौता जो हुआ या आज्ञापत्र जो आया उससे बहुत कुछ लिया गया। इसके अलावा संसद के द्वारा पारित संवैधानिक कानूनों से एक प्रकार से भारतीय संविधान लगातार बनता है, क्योंकि ब्रिटिश संविधान जो है अभिसमयों पर आधारित है। अभिसमय का मतलब क्या होता है? यह एक प्रकार से बेसिकली जैसे कि वहाँ पर जो नियम कायदे होते रहते, समय समय पर चीज़ें बदलती रहती हैं, वो सब एक प्रकार से इसमें शामिल होते हैं। यह बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चले, न्यायालयों के जो निर्णय होते हैं, जो वहाँ की कोर्ट वगैरह में निर्णय होते हैं बड़े स्तर पर, वो एक प्रकार से कानून बन जाते हैं या वह भी संविधान का ही काम करते हैं। यह बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और विद्वानों की जो टीकाएं हैं, विद्वान लोगों ने जो टीकाएं लिखी हैं, ठीक है, कानूनों पर, वो सभी टीकाएं भी एक प्रकार से वहाँ के लिए संविधान का ही काम करती हैं। ठीक है, संविधान में वहाँ से भी चीज़ें शामिल की गई हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, ब्रिटिश संविधान के 4 महत्व लिखिए। देखिए, ब्रिटिश संविधान के कई महत्व हैं बेसिकली। पहला महत्व है आधुनिक विश्व का सबसे प्राचीन संविधान रहा है ये। तो ब्रिटेन का संविधान आधुनिक जो है, आधुनिक विश्व का सबसे प्राचीन संविधान किसका संविधान है भैया? तो ये ब्रिटेन का संविधान है, जो कि अलिखित संविधान है, ये बात ध्यान रखेंगे। संसार का एकमात्र अलिखित संविधान है ब्रिटेन का संविधान। तीसरी बात, संसदीय लोकतंत्र की जननी भी एक प्रकार से यही है। ये लोकसभा, राज्यसभा, इन सभी की बात कौन करता? सबसे पहले यहाँ पर ब्रिटेन में ही हुआ है, यानी कि संसदीय लोकतंत्र की जननी भी ब्रिटेन को माना जाता है, ब्रिटिश संविधान को। और लोकतांत्रिक समाजवाद का माध्यम भी एक प्रकार से यहीं से आया है। लोकतांत्रिक समाजवाद जो एक प्रकार से व्यवस्था चली, ये ब्रिटेन से ही शुरू हुई है, यह बात भी आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आ चुका है, ब्रिटिश संविधान में अभिसमय के 4 महत्व देखिए। अभिसमय, ब्रिटिश संविधान अभिसमयों पर आधारित है, बिल्कुल, क्योंकि संविधान के विकास में सहायक होते हैं अभिसमय। अभिसमय जो होते हैं संविधान में धीरे धीरे करके समय के अकॉर्डिंग जो परिवर्तन होता है उसी को अभिसमय कहते हैं। तो संविधान के विकास में सहायता करते हैं, संविधान को कार्य रूप प्रदान करते हैं, संविधान को कैसे काम करना है, संविधान में किन नियमों को फॉलो करना है, किन को नहीं फॉलो करना है, अभिसमय वो सब डिसाइड करते हैं। इसके अलावा शासन व्यवस्था का श्रेष्ठतम रूप भी प्रदान करते हैं अभिसमय ब्रिटेन संविधान को। इसके अलावा अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा भी करते हैं अभिसमय। ठीक है, तो ये अभिसमय के 4 महत्व हैं जो आपको नोट डाउन कर लेने चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका भैया। देखें, अब ये अति लघु उत्तरीय में क्वेश्चन मतलब जो है ऑब्जेक्टिव में आएगा कि ब्रिटिश संविधान विवेक तथा संयोग की संतान है। कई बार प्रश्न पूछा गया है ऑब्जेक्टिव में, ब्रिटिश संविधान विवेक तथा संयोग की संतान है, यह कथन किसका है? आप क्या बताओगे भैया? लिटन स्ट्रेची महोदय का यह कथन है। किसका कथन है? लिटन स्ट्रेची महोदय का कथन है कि ब्रिटिश संविधान विवेक और संयोग की संतान है। विवेक एंड संयोग की क्या है? शिशु है या संतान है। ठीक है,
अगला आपका प्रश्न आएगा, राजपद के 4 महत्व बताइए। राजपद के 4 महत्व बताइए। देखिए, पहला जो है आपका राजपद का महत्व है प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करना। ये राजपद का पहला एक प्रकार से महत्व है। दूसरा महत्व है कॉमन सभा को भंग करना। तीसरा महत्व है विधेयकों को स्वीकृति करना और मंत्रियों को पदच्युत करना। ये सब एक प्रकार से राजपद के महत्व हैं, यह बात आप ध्यान रखेंगे। बस जैसे कि राष्ट्रपति होता है भारत के लिए, ऐसे ही वहाँ का राजा होता है वहाँ के लिए। ठीक है, आगे देखेंगे राजमुकुट से क्या तात्पर्य होता है या क्या अभिप्राय है। राजमुकुट को एक प्रकार से ब्रिटिश क्राउन भी कहते हैं। ताज यानी जिसके सिर पर, जैसे यहाँ पर आनुवंशिकता के हिसाब से ब्रिटेन गणतंत्र नहीं है। गणतंत्र वह देश होता है जहाँ का मुखिया सरकार, मतलब कि जहाँ का मुखिया एक प्रकार से जनता के द्वारा चुना जाता है। ठीक, जबकि ब्रिटेन में क्या है, वहाँ का राजा आनुवंशिक है, राजा का पुत्र ही राजा बनता है, अर्थात वह एक प्रकार से वैसा देश नहीं है, वैसी कंट्री नहीं है जैसी कंट्री एक प्रकार से भारत है। यानी मतलब लोकतांत्रिक तो है लेकिन गणराज्य नहीं है इंग्लैंड, भारत गणराज्य भी है। तो राजमुकुट जो है एक प्रकार से क्राउन कहा जाता है अंग्रेजी में। क्राउन शब्द से शासन की शक्तियों के कुल योग का बोध होता है और यह कार्यपालिका का पर्यायवाची शब्द मान सकते हैं आप क्राउन को या राजमुकुट को। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे भैया। प्रश्न आ चुका है, प्रश्न है कि राजतंत्र के अस्तित्व के 4 कारण लिखिए। राजतंत्र का अस्तित्व जो ब्रिटेन में बना हुआ है, इसके 4 कारण बताएं। पहला कारण ये है कि ब्रिटिश जनमत पक्षधर है इसका, क्योंकि ब्रिटिश जनता चाहती है कि राजा रहें। दूसरी बात, राष्ट्राध्यक्ष के रूप में भूमिका भी इसकी होती है। जैसे कि भारत में राष्ट्रपति होता है, ऐसे ही ब्रिटेन में राष्ट्र के अध्यक्ष के रूप में वहाँ का राजा काम करता है। तीसरी बात, संवैधानिक शासनाध्यक्ष के रूप में भी भूमिका उसकी होती है। संवैधानिक शासन का अध्यक्ष होता है कौन, जो राजा होता है ब्रिटिश क्राउन, जिसके सर पर छत्र होता है वहाँ के। संसदीय शासन प्रणाली के रूप में महत्व भी एक प्रकार से एक जो है इसका होता है राजा का, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन से राजा के 4 विशेषाधिकार बताएं जो वहाँ के ब्रिटिश के राजा को प्राप्त है। पहला जो इसकी विशेषताएं हैं भैया, वो है लोगों को पीयर बनाना। लोगों को पीयर बनाने का अधिकार भी इसी को है। प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करने का अधिकार भी राजा को है। इसके अलावा कॉमन सभा को विघटित करना और मंत्रियों को अपदस्थ करना, ये सब एक प्रकार से राजा के विशेषाधिकारों में शामिल हैं, यह बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, तो क्या राजा के कार्य क्या क्या है भैया विशेषाधिकार। लोगों को पीयर बनाने का काम ये जो है राजा के का होता है। प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करना भी राजा करता है। जैसे भारत का राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री का चुनाव करता है, प्रधानमंत्री का नियुक्ति करता है, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, लेकिन सब सलाह किससे लेता है, परामर्श किससे लेता है, प्रधानमंत्री से लेता है। ऐसे भी वहाँ पर प्रधानमंत्री की सलाह पर ही एक प्रकार से ये अन्य मंत्रियों की और प्रधानमंत्रियों की नियुक्ति करता है। कॉमन सभा को विघटित करना हुआ, मंत्रियों को उनके पद से हटाना हुआ, ये सब काम एक प्रकार से राजा करता है, लेकिन सलाह किससे लेता है, प्रधानमंत्री से वहाँ के। ब्रिटिश संसद के 2 सदनों के नाम लिखिए। ब्रिटिश संसद में 2 सदन है, पहली है लॉर्ड सभा, दूसरी है कॉमन सभा। लॉर्ड सभा जैसे अपने यहाँ पर लोकसभा है, ऐसे यहाँ पर जैसे कॉमन सभा वहाँ पर जैसे यहाँ पर राज्यसभा है। तो लॉर्ड सभा और राज्यसभा 2 सदन हैं, यह बात ध्यान रखेंगे। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में भी प्रश्न पूछा था कि ब्रिटिश संसद के कितने सदन हैं, 2 सदन हैं। कौन कौन से, लॉर्ड सभा और कॉमन सभा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है, ब्रिटिश संसद की संप्रभुता से क्या अभिप्राय है। देखिए, ब्रिटिश संसद कोई भी कानून बना सकती है, पहली बात। दूसरी बात, किसी भी कानून को भंग भी कर सकती है। कौन, ब्रिटिश संसद। तो ब्रिटिश संसद की संप्रभुता यही होती है कि वह अपना कानून स्वयं बनाती है और स्वयं भंग भी कर सकती है, किसी का कोई दबाव उस पर नहीं है। यानी दबाव ना होना ही संप्रभुता डिसाइड करता है। कोई देश संप्रभु तभी कहा जाता है जब उस पर किसी निर्णय लेने के लिए किसी दूसरे पर से बाध्य या किसी दूसरे से पूछना ना पड़े। ठीक है, यानी जैसे भारत देश को कोई निर्णय लेना है तो भारत सरकार यानी मोदी जी को कोई निर्णय लेना, तो मोदी जी जाकर के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से नहीं पूछेंगे कि हमको ये निर्णय लेना है। मोदी जी स्वतः एक प्रकार स्वतंत्र हैं, वो अपने निर्णय लेने के लिए। यही एक प्रकार से प्रभुता या जो है सिद्ध करता है कि भाई एक प्रकार से संप्रभुता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, ब्रिटिश संसदीय प्रभुसत्ता की सीमाएं बताएं। पहली बात है नैतिक बंधन भी यहाँ पर है। ब्रिटिश संसदीय प्रभुसत्ता में नैतिक बंधन भी काम करता है। आंतरिक और बाह्य प्रतिबंध भी हैं, कुछ प्रदत्त व्यवस्थापन भी है और अंतर्राष्ट्रीय कानून भी एक प्रकार से कभी कभी ब्रिटिश संसदीय प्रभुसत्ता में बाधा उत्पन्न करते हैं या उसको सीमित दायरे में फिक्स करते हैं। बिल्कुल सभी देश की संसद में एक प्रकार से सारे काम नहीं कर सकती वो कि भाई जो मन में आएगा करेगी। अगला प्रश्न है, कॉमन सभा का सदस्य बनने के लिए 4 योग्यताएं लिखिए। कॉमन सभा का सदस्य अगर किसी व्यक्ति को बनना है तो उसके लिए क्या क्या जरूरी है। सबसे पहली बात, वह इंग्लैंड का नागरिक होना जरूरी है।
दूसरी बात, उसकी आयु 21 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए। किसकी आयु? उस व्यक्ति की आयु 21 साल से ऊपर का हो, वो इंग्लैंड का नागरिक एक प्रकार से हो, ठीक है, तो वही कॉमन सभा का सदस्य बन सकता है। उसका नाम मतदाता सूची में भी होना, यानी वोटर लिस्ट में उसका नाम भी होना चाहिए, और वह देश के प्रति निष्ठा की शपथ लेने को तैयार हो, यानी देश के प्रति निष्ठा की शपथ जब तक वो लेने को तैयार नहीं होगा तब तक एक प्रकार से वह कॉमन सभा का सदस्य बनने के योग्य नहीं है। अच्छा, कॉमन सभा का कार्यकाल कितने साल का होता है? तो 5 साल का होता है कॉमन सभा का कार्यकाल, ध्यान रखेंगे, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में आपसे आते रहते हैं, पूछे आते रहते हैं, तो ये बात ध्यान रखेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे। अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय मतलब कि अति लघुत्तरीय और ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न अगला है, कॉमन सभा के सदस्यों के 2 विशेषाधिकार लिखिए। तो ब्रिटिश स्पीकर की 4 विशेषताएं, जो ब्रिटिश स्पीकर होता है या कॉमन सभा का जो सदस्य होता है उसके 4 शक्तियां। पहली शक्ति, लोक सदन का अध्यक्षता करता है वो, यानी लोक सदन का अध्यक्ष होता है। सदस्यों के विशेषाधिकारों का रक्षक होता है, सदन का प्रतिनिधित्व भी करता है और नियमों की व्याख्या भी एक प्रकार से करता है कॉमन सभा का जो सदस्य होता है वो, ठीक है। अगला प्रश्न, लॉर्ड सभा के 4 महत्व लिखिए। देखिए, लॉर्ड सभा क्या है? अशुद्धियों का परिमार्जन करता है, सबसे पहला महत्व। कॉमन सभा के समय की बचत होती है इससे, लॉर्ड सभा से। अनुभवी व्यक्तियों की सेवाओं का लाभ होता है यहाँ पर, और लोकमत की अभिव्यक्ति का यहाँ पर अवसर मिलता है। इसके अलावा अगला प्रश्न है, प्रीवी परिषद क्या है? देखिए, प्रीवी परिषद वह अभिकरण होता है जिसके द्वारा क्राउन के अधिकांश औपचारिक कार्य संपन्न होते हैं, और इस प्रकार या इस प्राचीन संस्था से ही मंत्रिपरिषद उत्पन्न हुई है। तो मंत्रिपरिषद की उत्पत्ति किससे हुई? प्रीवी परिषद से ही हुई है। प्रीवी परिषद जो है एक ऐसा अभिकरण होता है, एक ऐसा अभियंत्र होता है जिसके द्वारा क्या होता है, जो क्राउन होता है उसके अधिकांश औपचारिक काम जो होते हैं वो किए जाते हैं, ठीक है। यानी जो राजा के काम होते हैं वो सब एक प्रकार से प्रीवी परिषद के द्वारा ही संपन्न होते हैं। प्राचीन संस्था है एक प्रकार से प्रीवी परिषद। आज जो मंत्री परिषद एक प्रकार से कही जाती है वही प्रीवी परिषद आप कह सकते हैं। प्रीवी परिषद के 2 कार्य कौन कौन से हैं लिखिए। देखिए, प्रीवी परिषद के 2 काम हैं जो कि बड़े फेमस हैं। पहला काम है, नई सरकार बनने पर मंत्रियों को शपथ दिलवाने का काम प्रीवी परिषद करती है। जब भी कोई नई सरकार बनती तो मंत्री जब लोग बनते तो उनकी शपथ दिलवाने का काम प्रीवी परिषद करती है। और जुर्माना तथा राजाओं को सजा, मतलब कि सजाओं को माफ़ करना भी एक प्रकार से, जुर्माना हो या कोई सज़ा को माफ़ करना हुआ तो प्रीवी परिषद जो है सज़ा को भी माफ़ करती है, जुर्माना को भी माफ़ कर सकती है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है, मंत्रिमंडल का महत्व बताइए। देखिए, मंत्रिमंडल एक सूर्य पिंड है जिसके चारों ओर अन्य पिंड घूमते रहते हैं। यह ऐसा कब्जा है जो कार्य के लिए सम्राट, लॉर्ड सभा और कॉमन सभा को मिलता है, ठीक है। तो सम्राट, लॉर्ड सभा और कॉमन सभा को मंत्रिमंडल मिलता है जिसके चौतरफा एक प्रकार से ये सब घूमते रहते हैं। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, मंत्रिमंडलात्मक प्रणाली की 4 विशेषताएं लिखिए। पहली विशेषता है टोली की भावना। मंत्रिमंडलात्मक प्रणाली की पहली विशेषता क्या? टोली की भावना। दूसरी है गोपनीयता। तीसरी है प्रधानमंत्री का नेतृत्व, और चौथा है कार्यपालिका और व व्यवस्थापिका के संबंध में घनिष्ठता। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के संबंध में घनिष्ठता, प्रधानमंत्री का नेतृत्व, गोपनीयता और टोली की भावना, ये मंत्रिमंडलात्मक प्रणाली का एक प्रकार से जो है 4 विशेषताएं हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आ चुका महोदय, प्रश्न आ चुका है, मंत्रिमंडल के कार्य लिखिए। मंत्रिमंडल के बेसिकली कई काम हैं जिनमें से 3 प्रमुख काम ये हैं। विधि निर्माण संबंधी काम मंत्रिमंडल करता है, वित्त संबंधी कार्य भी मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है, और न्याय संबंधी कार्य भी मंत्रिमंडल ही संपन्न करती है। आगे देखेंगे, मंत्रिमंडल की तानाशाही के 4 कारण लिखिए। सबसे पहली बात, कॉमन सभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त होना, यह भी एक प्रकार से एक तानाशाही कारण होता है, क्योंकि कॉमन सभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त होना। दूसरी बात, दलीय अनुशासन की कठोरता। तीसरी बात, सामूहिक उत्तरदायित्व। और चौथा बात होता है, कॉमन सभा को भंग करने की शक्ति भी मंत्रिमंडल के पास होती, तो इसलिए मंत्रिमंडल अपनी तानाशाही करता रहता। तो तानाशाही मंत्रिमंडल के पास कई कारण है मतलब कि ये तानाशाही होने का, ठीक है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री के 4 कार्य लिखिए। देखिए, ब्रिटिश प्रधानमंत्री के 4 कार्य की अगर बात की जाए तो पहला काम है मंत्रिमंडल का निर्माण करना। ब्रिटिश प्रधानमंत्री का पहला काम क्या है? मंत्रिमंडल का निर्माण करना। दूसरा काम है मंत्रिमंडल का कार्य संचालन करना।
तीसरा काम होता है मंत्रिमंडल की अध्यक्षता करना, तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का अध्यक्ष भी होता है, मंत्रिमंडल का संचालन भी करता है। और एक प्रकार से मंत्रिमंडल का निर्माण कौन मंत्री किस पद मतलब कि कौन से क्षेत्र का मंत्री कौन बनेगा, ये भी एक प्रकार से ब्रिटिश प्रधानमंत्री ही डिसाइड करता है, ठीक है। और शासन का संचालन जो होता है, शासन का संचालन भी एक प्रकार से ब्रिटिश प्रधानमंत्री के द्वारा ही संपन्न होता है। यह बात आप ध्यान रखेंगे, चीज़ें बहुत ही क्लियर हो रही होंगी आपको। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे भैया। प्रश्न आ चुका है, ब्रिटिश न्याय व्यवस्था की 4 विशेषताएं लिखिए। देखिए सबसे पहली बात है ब्रिटिश न्याय व्यवस्था की विशेषता कि यहाँ पर विधि का शासन है, कानून का शासन है। दूसरी बात न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका स्वतंत्र है सबसे। तीसरी बात संसद यहाँ पर सर्वोच्च है। चौथी बात निःशुल्क कानूनी सहायता और परामर्श की व्यवस्था भी ब्रिटिश न्याय व्यवस्था की एक ज़बरदस्त व्यवस्था रही है। तो ये सब विशेषताएँ हैं इसकी। अगला क्वेश्चन से, ब्रिटेन में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? ऑब्जेक्टिव में कई बार प्रश्न आया हुआ है। उच्च न्यायालय की स्थापना जो हुई है वो 1873 ईस्वी में जुडिकेचर एक्ट के द्वारा एक प्रकार से जुडिकेचर एक प्रकार से जुडिशरी या मतलब कि जुडिशियर एक्ट के द्वारा की गई है। 1873 में उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई है? 1873 में, ठीक है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन से, ब्रिटेन में उच्च न्यायालय के कितने विभाग हैं, उनके नाम लिखिए। तो ब्रिटेन में उच्च न्यायालय के कितने विभाग हैं भैया? ब्रिटेन में उच्च न्यायालय के 3 विभाग माने गए हैं। कौन कौन से? पहला है चांसरी विभाग, दूसरा है किंग बेंच विभाग और तीसरा है पारिवारिक विभाग। तो जाने क्या क्या भैया, ब्रिटेन में उच्च न्यायालय के कितने विभाग हैं? उच्च न्यायालय के 3 विभाग हैं। कहाँ पर? ब्रिटेन में चांसरी विभाग, किंग बेंच विभाग और पारिवारिक विभाग, ये 3 विभाग है। अगला प्रश्न, चांसरी विभाग में कितने न्यायाधीश होते हैं? चांसरी विभाग में कुल मिलाकर के 11 न्यायाधीश होते हैं और 7 बैरिस्टर इसमें होते हैं। 7 बैरिस्टर और 11 न्यायाधीश होते किसमें? चांसरी विभाग में। ध्यान रखेंगे, कई बार परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है। ओके, यह चीज़ ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है, एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी करते रहिएगा, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए मैं लगातार लाता रहता हूँ। एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक करते रहिएगा ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ, ठीक है। चले भाई आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन से, काउंटी न्यायालय से आप क्या समझते हैं, बताएं। काउंटी न्यायालय से आप क्या समझते हैं भैया? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। काउंटी न्यायालय से आप क्या समझते हैं, सभी लोग बताइएगा। काउंटी न्यायालय क्या होता है भैया? काउंटी न्यायालय से आप क्या समझते हैं? देखिए, काउंटी न्यायालय से आप क्या समझते हैं, तो दीवानी न्यायालयों की श्रेणी में सबसे छोटा स्थान जो मिलता है वो काउंटी न्यायालय को मिलता है। यानी काउंटी न्यायालय सबसे छोटा न्यायालय है दीवानी न्यायालयों की श्रेणी में। अगला क्वेश्चन आ चुका है, इंग्लैंड में काउंटी न्यायालयों की स्थापना कब हुई थी? ऑब्जेक्टिव में कई बार आया हुआ है। 1742 ईस्वी में काउंटी न्यायालयों की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन से, ब्रिटेन की न्याय व्यवस्था में सबसे बड़ा न्यायालय कौन सा है? सर्वोच्च न्यायालय सबसे बड़ा है। भारत में भी सर्वोच्च न्यायालय सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट जिसको कहते हैं। अपीलीय न्यायालय क्या होता है? तो काउंटी न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील इस न्यायालय में की जाती है। अपीलीय न्यायालय उसी को कहते हैं जिस न्यायालय में जब काउंटी न्यायालय जो छोटा न्यायालय होता है उसमें कोई निर्णय सही से नहीं होता है तो उसके विरुद्ध में आप किसी बड़े न्यायालय में जाते तो उसी को अपीलीय न्यायालय के नाम से जानते हैं। अच्छा, क्राउन कोर्ट की स्थापना कब हुई? प्रश्न ऑब्जेक्टिव में कई बार आता है। 1971 ईस्वी में क्राउन कोर्ट की स्थापना होती है। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन प्रश्न अगला आ चुका है भैया। प्रश्न क्या है? ब्रिटिश और अमेरिकी विधि निर्माण की प्रक्रिया में एक समानता बताइए। तो इंग्लैंड में प्रत्येक विधेयक के 3 वाचन होते हैं, पहला, एवं अमेरिका कांग्रेस में भी प्रत्येक विधेयक के 3 वाचन होते हैं, ठीक है। तो ब्रिटिश और अमेरिकी विधि निर्माण प्रक्रिया में एक समानता यही है कि इंग्लैंड में प्रत्येक विधेयक के 3 वाचन होते हैं, ऐसे अमेरिकी कांग्रेस में भी प्रत्येक विधेयक के 3 वाचन होते हैं, यह बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका में संविधान का निर्माण कब मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका में संविधान का निर्माण कब हुआ? 1789 ईस्वी में संविधान का निर्माण हुआ। कहाँ पर? अमेरिका में। अगला क्वेश्चन से, अमेरिकी संविधान के 4 स्रोत बताएं। अमेरिकी का संविधान कहाँ कहाँ से एक प्रकार से ग्रहण किया? देखें, सबसे पहले फिलाडेल्फिया सम्मेलन के द्वारा निर्मित जो संविधान था वहाँ से बहुत सारी चीज़ें ली गई हैं। संविधान संशोधन के द्वारा बहुत सारी चीज़ें इसमें शामिल की गई हैं और परंपराएं और न्यायिक व्याख्याओं के द्वारा भी, जैसे न्यायिक पुनर्विलोकन मतलब कि जो अभिलेखीय न्यायालय बोला गया था कि भाई न्यायालय का कोई निर्णय आया वो भी कानून बन गया, जो है एक प्रकार से बहुत छोटा संविधान है अमेरिका का भी, ठीक है, यह बात ध्यान रखेंगे।
आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आ चुका है, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का ही है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी संविधान के 4 महत्व लिखिए। सबसे पहला महत्व है संसार का सबसे प्राचीन और लिखित संविधान यही अमेरिका का संविधान। सबसे प्राचीन संविधान उसे ब्रिटेन का संविधान है, लेकिन वह अलिखित है। इस वजह से सबसे बड़ा सबसे एक प्रकार से सबसे प्राचीन और लिखित संविधान कहाँ का है? अमेरिका का संविधान है। अध्यक्षात्मक लोकतांत्रिक पद्धति भी इसमें पाई जाती है, ये भी एक नए तरीके की पद्धति है अमेरिकी संविधान की। प्रथम संघात्मक व्यवस्था है ये, और शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत भी यहाँ पर काम करता है अमेरिका में, यह बात भी आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी संविधान की 4 विशेषताएं लिखिए। सबसे पहली विशेषता अमेरिकी के संविधान की, संसार का सबसे संक्षिप्त संविधान है, सबसे छोटा संविधान, एक प्रकार से मात्र 7 या 8 अनुच्छेद ऐसे कुछ हैं, तो अमेरिका का संविधान सबसे छोटा संविधान है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, कठोर संविधान है, यहाँ पर संशोधन करने के लिए बड़ी पापड़ बेलने पड़ते, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और तीसरी बात, संघात्मक शासन प्रणाली यहाँ पर फॉलो होती है, यानी एक प्रकार से यहाँ पर दोहरी नागरिकता भी होती है। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका भी यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर भी व्यवस्थापिका के 2 सदन हैं। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका के संविधान में वर्णित 4 मौलिक अधिकार लिखिए। पहला मौलिक अधिकार है अमेरिका के संविधान का धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। तीसरा है समानता का अधिकार, और चौथा संपत्ति का अधिकार। तो ये 4 मौलिक अधिकार हैं जो अमेरिका के संविधान में अमेरिका के नागरिकों को दिए गए हैं। बाकी भारत के संविधान में तो 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, यह बात आप ध्यान रखेंगे। प्रश्न अगला आ चुका है, अमेरिकी संघ की शक्तियों में वृद्धि के 3 कारण लिखिए। पहला कारण है निहित शक्तियों के सिद्धांत के कारण, दूसरा है वित्तीय सहायता, और तीसरा जन कल्याण। ये 3 कारण हैं अमेरिकी संघ की शक्तियों में वृद्धि करने के। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है भैया, अमेरिकी व्यवस्था में कौन कौन से संघीय तत्व परिलक्षित होते हैं? तो अमेरिकी व्यवस्था में आप देखते हैं प्रभुत्व शक्ति का दोहरा प्रयोग और शक्तियों का विभाजन, ये दोनों परिलक्षित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, अमेरिका में संघीय व्यवस्था कब अपनाई गई? तो अमेरिका में संघीय व्यवस्था 1787 ईस्वी में अपनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, अमेरिकी संघात्मक व्यवस्था की 4 विशेषताएं लिखें। अमेरिकी संघात्मक व्यवस्था की 4 विशेषताएं कौन कौन सी है? पहली विशेषता द्वैध शासन है वहाँ पर, ठीक है, प्रांत में अलग शासन और राज्य पर अलग शासन, यानी कि द्वैध शासन है। शक्ति का स्पष्ट विभाजन है, राज्यों का अलग शक्ति है और केंद्र की अलग शक्ति है। राज्य की नागरिकता अलग है और देश की नागरिकता अलग है, ठीक है। स्वतंत्र और सशक्त न्यायपालिका भी यहाँ पर है, न्यायपालिका पर किसी प्रकार का कोई दबाव भी नहीं है, सशक्त है और स्वतंत्र है। दोहरी नागरिकता है, यानी कि यहाँ पर जैसे कि मान लेते हैं एक राज्य है अमेरिका में कैलिफोर्निया, तो आप कैलिफोर्निया के भी नागरिक होंगे और अमेरिका के भी नागरिक आप होंगे, ठीक है, यही दोहरी नागरिकता है। लेकिन भारत में क्या है, आप यूपी के निवासी हो सकते हैं, आप एमपी के निवासी हो सकते हैं, आप बिहार के निवासी हो सकते हैं, लेकिन आप एक प्रकार से यहाँ मतलब कि आप एक प्रकार से क्या नहीं हो सकते, आप यूपी के नागरिक नहीं हो सकते, आप केवल और केवल भारत के नागरिक हैं। यानी भारत इकहरी नागरिकता फॉलो करता है, जबकि अमेरिका दोहरी नागरिकता को फॉलो करता है। अमेरिका में कार्यपालिका संबंधित शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं? तो अमेरिका में कार्यपालिका शक्तियाँ जो होती है राष्ट्रपति में निहित होती हैं, यह बात ध्यान, किसमें? राष्ट्रपति में निहित होती हैं, यह बात ध्यान रखेंगे। क्लियर? आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। प्रश्न है, अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी अनिवार्य हैं? सबसे पहली बात, संयुक्त राज्य अमेरिका का जन्मदाता नागरिक हो, यानी अमेरिका में पैदा हुआ हो तभी वो राष्ट्रपति बन पाएगा, अन्यथा नहीं बन पाएगा, चाहे कितनी नागरिकता हो या ना हो। अमेरिका का जन्मजात नागरिक हो, साफ साफ लिखा हुआ है। दूसरी बात, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तीसरी बात, कम से कम 14 वर्ष तक अमेरिका में रह चुका हो, तभी एक प्रकार से उसको एक प्रकार से नागरिक माना जाएगा या उसको एक प्रकार से अमेरिकी राष्ट्रपति बनने का अधिकार है। दूसरी बात, अगला क्वेश्चन से, अमेरिका के राष्ट्रपति को पद से हटाने की क्या पद्धति है? देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा 4 वर्ष के कार्यकाल के पूर्व किसी भी दिन पदच्युत यानी उसको उसके पद से हटाया जा सकता है। जैसे महाभियोग के द्वारा ही एक प्रकार से भारत में राष्ट्रपति को हटाया जाता है, भारत के महान्यायवादी को हटाया जाता है, भारत के सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनको भी हटाया जाता है महाभियोग के द्वारा। महाभियोग संसद में 2/3 बहुमत से पास करवाया जाता है, उसके बाद में उसको हटाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अगला क्वेश्चन से, अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता क्या है? बताएं। अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 साल का होता है। अगला क्वेश्चन से, अमेरिकी राष्ट्रपति की 4 शक्तियां बताएं। पहली शक्ति अमेरिका के राष्ट्रपति की कानूनों का क्रियान्वयन करना, कानूनों को एक प्रकार से लागू करवाना इसका काम है। प्रशासन का संचालन करना, ये भी उसी का काम है। सेना प्रमुख के रूप में भी अमेरिका का राष्ट्रपति काम करता है और नियुक्तियों से संबंधित जितनी भी शक्ति होती है सब राष्ट्रपति के हाथ में होती है। अमेरिका का राष्ट्रपति जैसे भारत का प्रधानमंत्री होता है ऐसे अमेरिका का राष्ट्रपति हुआ करता है, यह बात ध्यान रखेंगे।
अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति की बढ़ती हुई शक्ति के 4 कारण लिखिए। सबसे पहली बात केंद्रीकरण की भावना, दूसरी बात है कांग्रेस की शक्ति में विस्तार, तीसरी बात है राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होना, और चौथा बात है राज्य के कार्यों में वृद्धि। ये सब एक प्रकार से राष्ट्रपति की बढ़ती हुई शक्ति के कारण है। कौन कौन से? राष्ट्रपति की शक्ति जो कि केंद्रीकरण की भावना, कांग्रेस की शक्ति में विस्तार करना, राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होना और राज्यों के कार्यों में वृद्धि करना। मतलब ये सब कारण है एक प्रकार से जो बढ़ रही शक्ति किसकी? राष्ट्रपति की। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आ चुका है। अमेरिका में कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। भारत में कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? तो एक प्रकार से वो होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है अमेरिकी कांग्रेस के 2 सदनों के नाम लिखिए। पहला है प्रतिनिधि सभा और दूसरी है सीनेट। ठीक है, यह कांग्रेस के 2 सदन है, मतलब कि कांग्रेस के 2 सदन है। कांग्रेस जैसे अपने यहाँ पर संसद कहते हैं जिसको, वैसे ही अमेरिका में जो है कांग्रेस कहा जाता है। तो उसमें 2 सदन है, एक है प्रतिनिधि सभा और दूसरा है क्या? सीनेट। अगला क्वेश्चन आ चुका है प्रतिनिधि सभा के सदस्यों की 2 योग्यताएं बताएं। यानी प्रतिनिधि सभा का सदस्य जो बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? पहली बात 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, दूसरी बात कम से कम 7 साल से या 7 वर्ष से अमेरिका का नागरिक रहा हो, तब ही उसको एक प्रकार से सदस्य, मतलब कि उसको प्रतिनिधि जो है सभा के सदस्य बनने का एक प्रकार से वो योग्य होगा, उत्तराधिकारी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रतिनिधि सभा के 4 कार्य लिखिए। सबसे पहला काम यही है कि व्यवस्थापन शक्ति होती है प्रतिनिधि सभा के पास। क्या होती है? व्यवस्थापना की शक्ति होती है पूरा। कार्यपालन शक्ति भी इसी के पास होती है। महाभियोग लगाने की शक्ति भी प्रतिनिधि सभा के पास ही होती है। पर्यवेक्षण संबंधी काम भी, कहीं पर कोई जांच परख करनी तो भी उसका काम प्रतिनिधि सभा के द्वारा ही होता है। प्रतिनिधि सभा की दुर्बलता के 4 कारण लिखिए। क्या दुर्बल क्यों है? सबसे पहली बात अध्यक्षीय शासन प्रणाली, इस वजह से प्रतिनिधि सभा दुर्बल है। दूसरी बात समान पदी द्विसदनीय व्यवस्था भी है। सीनेट की विशिष्ट स्थिति है। कार्यपालिका पर नियंत्रण भी रहता है। इस वजह से चूँकि यहाँ पर सीनेट जैसे अपने यहाँ पर लोकसभा राज्यसभा थोड़ा सा मतलब कि जिनकी कुछ किसी क्वालिटी ज़्यादा किसी की कम है, लेकिन वहाँ पर दोनों की क्वालिटी सेम है, इस वजह से दिक्कत होती कभी कभी। प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष के 4 कार्य लिखिए। देखिए, प्रतिनिधि सदन की अध्यक्षता करना सबसे पहला काम होता है प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष का। प्रतिनिधि सभा का जो अध्यक्ष होता है वह प्रतिनिधि सभा की अध्यक्षता करता है, सदन में व्यवस्था बनाए रखता है। ठीक है, जैसे लोकसभा स्पीकर होता है ऐसे ही होता है। नियमों की व्याख्या करता है प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष और दल के नेता के रूप में भी काम करता है। यह बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये कई काम एक प्रकार से इसके होते हैं। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका भैया, फटाफट से आप देखेंगे। अमेरिकी कांग्रेस के 2 सदन या उच्च सदन का नाम लिखिए। तो सीनेट जो है यहाँ का उच्च सदन है क्योंकि ये भंग नहीं होता, द्वितीय सदन कहा जाता है इसको। ठीक है, अगला प्रश्न, सीनेट के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो सीनेटरों की अवधि 6 साल की होती है, परंतु उनका 1/3 भाग प्रति 2 वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त हो जाता है और उसके स्थान पर नए सदस्य चुन जाते हैं। जैसे कि भारत में जो राज्यसभा है वैसे ही यहाँ की सीनेट होती है, और भारत में जैसे लोकसभा है ऐसे अमेरिका में प्रतिनिधि सभा होती है। ठीक है, यहाँ पर 6 साल के बाद में क्या होता है, मतलब कि 6 साल का कार्यकाल होता है। एक व्यक्ति 6 साल तक एक प्रकार से सीनेट का सदस्य होता है, लेकिन एक प्रकार से प्रत्येक दूसरे साल जो है उसको एक प्रकार से निकाला जाता रहता है कि भाई जिसका समय पूरा हो गया है उनको एक प्रकार से हटाया जाता है। क्लियर? सीनेट के सदस्यों की 2 योग्यताएं लिखिए। पहली बात तो ये कि वह 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, दूसरी कि वह संयुक्त राज्य अमेरिका का 9 वर्ष से नागरिक हो, तभी वो सीनेट का सदस्य बन सकता है, अन्यथा नहीं बन सकता है। यह बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी करते रहिएगा। प्रश्न है भैया, प्रश्न क्या है, अमेरिकी सीनेट का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति जो होता है अमेरिकी सीनेट का सभापति होता है। जैसे कि भारत का उपराष्ट्रपति जो होता है वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ऐसे ही यहाँ पर भी अमेरिकी सीनेट का जो सभापति होता है वह उपराष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है, सीनेट के 4 कार्य लिखिए। पहला काम है सीनेट का विधायी शक्तियाँ, दूसरा काम है कार्यपालिका की शक्तियाँ, तीसरा है उसका न्याय संबंधी शक्तियाँ और चौथा है निर्वाचन संबंधी शक्तियाँ। ये सब काम में ये सब एक प्रकार शक्तियाँ किसकी होती हैं? सीनेट की होती हैं। यह बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से आप लोग चीज़ों को जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। वीडियो को लाइक करते रहिएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूं। तो ऐसे ही एक प्रकार से और भी क्वेश्चंस आपके लिए मैं लाऊंगा, तो आप सभी लोग इसको देखते रहिएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही एक प्रकार से लगातार परीक्षाओं के लिए मैं एक प्रकार से चीज़ें लाता रहता हूं। आपको बहुत ही बारीकी के साथ मैं समझा रहा हूं, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी करें।
तो सीनेट जो होता है इसके 4 कार्य कौन कौन से हैं। पहला काम क्या है, विधायी शक्तियाँ इसके पास होती है। कानूनी, विधायी माने होता है कानूनी, तो कानूनी शक्तियाँ इसके पास होती है सीनेट के पास। कार्यपालिका की शक्तियाँ भी होती हैं। न्याय संबंधी जो शक्तियाँ होती हैं वो भी इसके पास होती कुछ, और निर्वाचन यानी कि चुनाव से रिलेटेड शक्तियाँ भी इसके पास होती हैं सीनेट के पास। ठीक है, यह बात ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखिएगा। प्रश्न है, सीनेट के शक्तिशाली होने के 4 कारण लिखिए। यानी कि एक प्रकार से 4 कारण बताएं सीनेट के शक्तिशाली, यानी सीनेट शक्तिशाली क्यों है अमेरिका का, इसके कोई 4 कारण बताएं। सबसे पहला कारण क्या है भैया, सीनेट जो है एक गौरवशाली संस्था है। क्या है, एक गौरवशाली संस्था होने के नाते यह शक्तिशाली है। दूसरा कारण इसका यह है कि सीनेट का जो एक प्रकार से निर्वाचन होता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। तो सीनेट का क्या होता है भैया, सीनेट का प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। तीसरी बात, सीनेट का लघु आकार यानी छोटा आकार होता है, इसके वजह से भी ये शक्तिशाली है। और चौथी बात, सीनेट की विशिष्ट शक्तियाँ भी उसके पास होती हैं। कुछ ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो प्रतिनिधि सभा के पास नहीं होती हैं, इस वजह से सीनेट जो है पावरफुल ज़्यादा होता है। तो सीनेट के शक्तिशाली होने के 4 कारण हैं कौन कौन से। सीनेट एक गौरवशाली संस्था है। दूसरा, सीनेट का प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। तीसरा, सीनेट का लघु आकार। चौथा, सीनेट की विशिष्ट शक्तियाँ। ये 4 कारण हैं जो कि सीनेट के शक्तिशाली एक प्रकार से को डिसाइड करते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है, अमेरिका में संघीय न्यायालयों की व्यवस्था में सर्वोच्च स्तरीय न्यायालय कौन सा होता है। सर्वोच्च मतलब कि एक प्रकार जैसे कि भारत में जो सुप्रीम कोर्ट है, ऐसे ही एक प्रकार से संघीय न्यायालयों की व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय जो है वहाँ पर भी सर्वोच्च न्यायालय ही है, सुप्रीम कोर्ट ही है। सुप्रीम कोर्ट ही एक प्रकार से किसी भी देश का सबसे बड़ा न्यायालय होता है, यहीं पर सारे निपटारे किए जाते हैं। यह बात आप ध्यान रखें, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, क्या भैया, सर्वोच्च न्यायालय। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आ चुका है, अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछेगा। तो अमेरिका में 1789 ईस्वी में ही एक प्रकार से संविधान भी लागू हुआ, और 1789 ईस्वी में ही वहाँ पर एक प्रकार से न्यायालय की, सर्वोच्च न्यायालय की, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी हो जाती है। यह बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आ चुका है, अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है भैया, वाशिंगटन में अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय स्थित है। यह ऑब्जेक्टिव में कई बार प्रश्न आ सकता है, तो ऑब्जेक्टिव वाले बच्चे एक प्रकार से इसको बड़े चाव से देखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, 1789 में। संविधान कब लागू हुआ, 1789 में। सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, वाशिंगटन में स्थित है। यह बात ध्यान रखेंगे। तो यही सब क्वेश्चन आते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। जैसे कि भारत में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और एक प्रकार से जो है सुप्रीम कोर्ट के जो अन्य सदस्य होते हैं उनकी भी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। तो अमेरिका में भी सर्वोच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसमें उसके न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा वहाँ के की जाती है। अगला क्वेश्चन आ चुका भैया, सर्वोच्च न्यायालय की 4 शक्तियां लिखिए। बताएं 4 शक्तियां कौन कौन सी होती है सर्वोच्च न्यायालय की, सुप्रीम कोर्ट के अमेरिका के। पहली शक्ति ये है कि प्रारंभिक क्षेत्राधिकार होता है इसके पास। दूसरी बात, अपीलीय क्षेत्राधिकार भी होता है, यानी कि कहीं पर भी मामला अगर ना निपटे तो यहाँ पर ले जाओ, हर एक अपील सुनने के लिए एक प्रकार से ये एक प्रकार से पावरफुल होता है। इसके अलावा न्यायिक पुनरीक्षण यानी कानून के मामले में कोई दिक्कत आती तो भी एक प्रकार से सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय ही देखेगा अमेरिका का। इसके अलावा संविधान तथा अधिकारों का संरक्षक है, यानी जो मौलिक अधिकार को अगर कोई व्यक्ति हनन कर रहा है, चाहे वो सरकार ही का हनन और सरकार ही क्यों ना कर रही हो, संविधान का अगर एक प्रकार से खतरा है, संविधान को दिक्कत हो रही है, तो ऐसे में संविधान और नागरिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए संविधान और नागरिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए एक प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना वहां पर करी गई। ठीक है, आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका भैया। प्रश्न आप सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न है, अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय का महत्व लिखिए, यानी इसका क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका बताएं। पहला महत्व इसका यह है, सर्वोच्च न्यायालय विधानमंडल का तीसरा सदन होता है। किसका भैया, सर्वोच्च न्यायालय वहाँ का विधानमंडल का क्या होता है, तीसरा सदन होता है। यह बात आप ध्यान रखेंगे। विधानमंडल का तीसरा सदन कौन होता है, सर्वोच्च न्यायालय होता है। दूसरी बात, सर्वोच्च न्यायालय जो होता है वो सतत संविधान निर्माता निकाय है।
सतत माने लगातार, चूंकि अमेरिका में क्या है, छोटा संविधान है, ज़्यादा बड़ा लिखा नहीं है उसमें, ठीक है। तो उसमें क्या है, जब संविधान यानी सर्वोच्च न्यायालय में कोई निर्णय आता है, वही निर्णय एक प्रकार से कानून बनना शुरू, मतलब कानून के रूप में काम करने लगता है। अगला जो कानून, मतलब अगला जो कोई निर्णय आएगा उस टाइप के मुद्दे पर, तो वही कानून दे करके निर्णय आएगा जो पहले उस पर रिसर्च हो चुकी है, जिस पर निर्णय दिया जा चुका है, मतलब कि इसके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के द्वारा, ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय जो है सतत संविधान निर्माता निकाय, संविधान के निर्माण में इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तीसरी बात, सर्वोच्च न्यायालय स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता का क्या है, प्रहरी है। क्या है भैया, सर्वोच्च न्यायालय स्वतंत्रता का और निष्पक्षता का क्या है, प्रहरी है, रक्षक है। एक प्रकार से हमेशा सर्वोच्च न्यायालय स्वतंत्रता और निष्पक्षता की बात करता है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, न्यायिक पुनरीक्षण का क्या अर्थ होता है। न्यायिक पुनरीक्षण का मतलब होता है कि न्याय के मामलों में, देखिए, न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ होता है न्यायालय के द्वारा कार्यपालिका का और व्यवस्थापिका के कार्यों की वैधता की जांच करना, कि कार्यपालिका जो काम कर रही है या व्यवस्थापिका जो काम कर रही है वो संविधान के खिलाफ तो नहीं है, या वो एक प्रकार से कोई काम गलत तो नहीं कर रही कार्यपालिका या व्यवस्थापिका, तो उसके कार्यों को एक प्रकार से व्याख्या करना, उनके कार्यों को चेक करना ही एक प्रकार से न्यायिक पुनरीक्षण होता है। न्याय के मामले में एक प्रकार से उसकी जाँच करना ही एक प्रकार से न्यायिक पुनरीक्षण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, न्यायिक पुनरीक्षण के 4 महत्व बताइए। सबसे पहला महत्व इसका होता है न्यायिक पुनरीक्षण का कि भाई संविधान की पवित्रता की रक्षा करता है। संविधान एक प्रकार से उसको एक प्रकार से कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता, क्योंकि न्यायिक पुनरीक्षण का एक प्रकार से पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है। अगर संविधान के साथ कोई व्यक्ति छेड़छाड़ करता है तो उसके खिलाफ एक प्रकार से बहुत बड़े केसेस चलते हैं। संविधान की पवित्रता की रक्षा करना, संघ प्रणाली की रक्षा करता है, ये भी एक इसका महत्व, यानी कि जो संघ प्रणाली है इसकी भी रक्षा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा करी जाती है अमेरिका के। नागरिक अधिकारों की रक्षा भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा करी जाती है, और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में निर्णय भी एक प्रकार से जो है ये दिया जाता है। इस वजह से न्यायिक पुनरीक्षण के 4 महत्व हैं। तो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में निर्णय लेना, नागरिक अधिकारों की रक्षा करना, संविधान की पवित्रता की रक्षा करना और संघ प्रणाली की रक्षा करना, ये सब महत्व है किसका, न्यायिक पुनरीक्षण का। न्यायिक पुनरीक्षण के माध्यम से तमाम प्रकार की मदद होती हैं, ठीक है, तमाम प्रकार के ये इंपॉर्टेंस है उसके। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आ चुका भैया, प्रश्न है कन्फ्यूशियसवाद की 4 मान्यताएं लिखिए। कन्फ्यूशियसवाद क्या है, देख, कन्फ्यूशियस चीन का व्यक्ति था, इसकी 4 मान्यताएं निम्नवत हैं, 4 सिद्धांत मान्यताएं, कुछ भी आप बोलो। पहली बात तो संस्कार और अनुष्ठान को लेकर के इसने अपने सिद्धांत दिए हैं। दूसरी बात 5 संबंध भी एक प्रकार से इसने बताए हैं। तीसरी बात नाम सुधार, और चौथा है रेन। ये सब एक प्रकार कन्फ्यूशियस की 4 मान्यताएं हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका, मौत से तुंग का जन्म कब और कहाँ हुआ था। मौत से तुंग का जन्म हुआ था 26 दिसंबर को 1893 में, हुनान प्रांत चाइना में पड़ता है, उसके साओ साम कस्बे में इसका जन्म हुआ था। किसका, माओ से तुंग का, ठीक है। माओ से तुंग जो है इसी के नाम पर एक प्रकार से आप देखते हैं माओवाद करके चलता नहीं, माओवाद वो इसी के एक प्रकार से उस पर चलता है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूं, ठीक है। चले भैया, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, सभी लोग देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको और कहीं नहीं मिलेंगी। चले भैया, अगला क्वेश्चन आ चुका, चीन में सांस्कृतिक क्रांति कब हुई, बताइए। चीन में जो सांस्कृतिक क्रांति हुई थी, कल्चरल रेवोल्यूशन, चीन में कब हुई, बताएं। चीन में सांस्कृतिक क्रांति कब हुई थी, तो 1966 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी भैया, 1966 ईस्वी में चीन में सांस्कृतिक क्रांति हुई थी, यह बात ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में कई बार प्रश्न आ सकता है। अगला क्वेश्चन से आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, माओ त्से तुंग ने लाल सेना का गठन कब किया था। तो आपसे यहाँ पर कई प्रश्न बनेंगे। देखो, लाल सेना का गठन किसने किया था, माओ त्से तुंग ने किया था। कब किया था, तो माओ त्से तुंग ने अप्रैल 1966 ईस्वी में एक बृहत पैमाने पर युवकों का एक संगठन खड़ा किया, जो लाल सेना के नाम से जाना जाता था, ठीक है, ध्यान रखें। तो लाल सेना की स्थापना किसने करी है, माओ त्से तुंग ने करी है, ठीक है। और लाल सलाम आप देखते हैं ये लोग करते, माओवादी जो होते हैं लाल सलाम करते नहीं, लाल, तो वही चीज़ है। अगला प्रश्न है, चीन में जनवादी गणराज्य की स्थापना कब हुई थी। बहुत फेमस प्रश्न है। देखिए, चीन में जनवादी गणराज्य की जो स्थापना हुई है 1 अक्टूबर 1948 को चीन में जो है जनवादी गणराज्य की स्थापना हुई है, यानी भारत के 1 साल बाद में आप देखते हैं यहाँ का संविधान लागू हुआ, ठीक, गणराज्य की स्थापना हुई।
अगला क्वेश्चन से मतलब कि भारत की आज़ादी के एक साल बाद चीन का वर्तमान संविधान कब स्वीकृत किया गया था, बताएं। चीन का वर्तमान संविधान कब स्वीकृत किया गया था भैया? तो 4 दिसंबर 1982 को स्वीकार किया गया था, ठीक है, इसका संविधान, ठीक है। 4 दिसंबर 1982 को स्वीकृत किया गया, क्योंकि 1948 चीन का वर्तमान संविधान कब स्वीकृत किया गया? तो 19 स्वीकृत करने की बात है, तो 1982 में स्वीकृत किया गया, बाकी बन तो पहले गया था। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है भैया। प्रश्न आप देखेंगे, चीन के संविधान की 3 विशेषताएं कौन कौन सी बताएं। देखिए, चीन के संविधान की पहली विशेषता तो ये कि जनवादी लोकतांत्रिक तानाशाही है। यहाँ पर क्या है? जनवादी लोकतांत्रिक तानाशाही है एक प्रकार से चीन में ही, ठीक है, बाकी किसी देश में नहीं। इसके अलावा बहुराष्ट्रीय राज्य है ये, इसमें कई देश हैं, जैसे तिब्बत हो गया, ठीक है, ऐसे हांगकांग या और कई देश हैं जो एक प्रकार ताइवान वगैरह, ये सब एक प्रकार से इस पर अपना कब्जा जमाने की प्रयास करता है, यानी कि कई राज्य इसमें एक प्रकार शामिल है, बहुराष्ट्रीय राज्य है। और यहाँ पर एकात्मक शासन व्यवस्था है, केंद्र ही पावरफुल होता है, यहाँ पर राज्यवाद का उतना मतलब नहीं होता। तो बहुराष्ट्रीय राज्य है, एकात्मक शासन है, जनवादी लोकतांत्रिक तानाशाही है। ये 3 संविधान की विशेषताएं किसकी? चीन की, ठीक है। तो चीन की 3 संवैधानिक विशेषताएं जो है वो जनवादी लोकतांत्रिक तानाशाही, बहुराष्ट्रीय राज्य और एकात्मक शासन। अगला क्वेश्चन है, जनवादी चीन का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? तो चीन के राष्ट्रपति का निर्वाचन जो करता है, चुनाव जो करता है, राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के द्वारा किया था। राष्ट्रपति जनवादी जो कांग्रेस पार्टी है उसके द्वारा ही एक प्रकार से राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है चीन के। अगला क्वेश्चन आ चुका है, चीन की राज्य परिषद किसके निर्देश में काम करती है? तो चीन की जो राज्य की परिषद होती है वह एक प्रकार से प्रधानमंत्री के निर्देश में कार्य करती है। प्रधानमंत्री जैसा निर्देश देता है वैसा ही काम करती है चाइना की जो एक प्रकार से क्या होती है, चाइना की जो राज्य परिषद होती है। उप प्रधानमंत्री तथा काउंसिलर उसके कार्यों में सहायता करते किसके? प्रधानमंत्री के, या फिर चीन की जो राज्य परिषद होती है प्रधानमंत्री के निर्देश में काम करती है। उप प्रधानमंत्री और काउंसिलर जो होते हैं वो एक प्रकार से उस जो है राज्य परिषद की सहायता के लिए रहते हैं, ठीक है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है भैया, चीन के जनवादी गणराज्य में कितने प्रकार के न्यायालय हैं? अच्छा ये बताएं कि भाई चीन जो है, चीन में कौन सी व्यवस्था? जनवादी गणराज्य की व्यवस्था है। कितने प्रकार के न्यायालय हैं चीन में? 3 प्रकार के न्यायालय। कितने प्रकार के भैया? 3 प्रकार के न्यायालय हैं चाइना में। पहला होता है सर्वोच्च न्यायालय, दूसरा है स्थानीय या जन न्यायालय, और तीसरा है विशेष न्यायालय, ठीक है। तो पहला क्या है? सुप्रीम कोर्ट है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, दूसरा है स्थानीय जन न्यायालय, तीसरा है विशेष न्यायालय। ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो 3 प्रकार के न्यायालय चाइना में पाए जाते हैं। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है, जनवादी चीन की शासन व्यवस्था में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? बताएं। जनवादी चीन की शासन व्यवस्था में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका जो रही है किसकी रही भैया? जनवादी चीन की शासन व्यवस्था में साम्यवादी दल जो रहा है, कि कौन सा दल भैया? साम्यवादी दल की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। चले, तो ऑब्जेक्टिव में ही प्रश्न ये सब पूछे जाएंगे, आगे बढ़िएगा। अगला प्रश्न, चीन में साम्यवादी दल की स्थापना कब हुई? चीन में साम्यवादी दल की स्थापना जो हुई 1921 ईस्वी में हुई है। चीन में साम्यवादी दल की स्थापना कब हुई? 1921 में हुई है, यह बात ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है भाई, प्रश्न है, चीन के साम्यवादी दल के शीर्ष पर कौन सी संस्था? शीर्ष मतलब एकदम से ऊपर। तो चीन के साम्यवादी दल के शीर्ष पर जो है पोलिट ब्यूरो नाम की एक संस्था है जिसकी सदस्य संख्या 24 है। यानी कि पोलिट ब्यूरो में कितने सदस्य हैं? 24 सदस्य हैं। आपसे प्रश्न पूछेगा, चीन की जो एक प्रकार साम्यवादी दल है वो एक प्रकार से पोलिट ब्यूरो, उसमें कितनी संख्या के सदस्य हैं? तो उसमें बताएंगे पोलिट ब्यूरो में 24 संख्या सदस्यों की है, ठीक है। और कहाँ की व्यवस्था? तो चीन के साम्यवादी दल के शीर्ष पर कौन सी संस्था है? तो पोलिट ब्यूरो है। ये सब प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं, तो आप इनको एक प्रकार से बहुत बारीकी के साथ समझते हुए आगे बढ़ें। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका भैया, प्रश्न आ चुका, स्विस संविधान का विकास कितने चरणों में हो? स्विस माने स्विट्जरलैंड का संविधान। देखिए, स्विट्जरलैंड के संविधान की विशेषता सबसे पहले ये है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र, मामला प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है वहाँ। प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जहाँ पर जनता स्वयं शासन करती है। जनता को कोई निर्णय लेना हुआ तो जनता इकट्ठा होकर के किसी मुद्दे पर निर्णय बताती कि भाई ये निर्णय होना चाहिए। जबकि अपने भारत में क्या है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, ठीक है। दुनिया का एकमात्र ऐसा देश जहाँ पर बहुल कार्यपालिका और लोकतंत्र की, मतलब कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करी गई है, वो है अपना स्विट्जरलैंड, ठीक है। छोटा सा देश है, ध्यान रखिए। इस वजह से यहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो ज़्यादा फॉलो होता है, क्योंकि बड़े देशों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र उतना ज़्यादा एक प्रकार से प्रभावी नहीं होगा, चूँकि हो ही नहीं पाएगा। इसीलिए हमारे यहाँ पर अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र होता है। हमारे यहाँ पर जो सांसद विधायक होते हैं हम उनको चुन करके भेजते हैं, ठीक है। वो 1-1, 2-2 लाख या 10 लाख, 20 लाख
क्षेत्रों की तरफ से जाते हैं, जनता की तरफ से जाते हैं और संसद में काम करते हैं। स्विस संविधान का विकास कितने चरणों में हुआ भैया? तो स्विस संविधान का विकास 5 चरणों में हुआ। कितने चरणों में भैया? 5 चरणों में हुआ। पहला चरण है प्राचीन संघ, दूसरा है हेलवेटिक प्रजातंत्र, फिर उसके बाद नेपोलियन का युग आया, फिर वियना कांग्रेस के पश्चात और फिर आधुनिक युग आता है। तो इस तरीके से एक प्रकार से 5 चरण जो है हुए हैं जब स्विस संविधान का निर्माण हुआ, इन 5 चरणों के माध्यम से। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है स्विस संविधान कब बना भैया? तो स्विस संविधान 1848 में बना था। कब? 1848 में स्विस संविधान बना। अगला क्वेश्चन है स्विस संविधान की 4 विशेषताएं लिखें। पहली विशेषता निर्मित संविधान है, ये इसको बनाया गया है। दूसरी बात है संघात्मक शासन प्रणाली है यहाँ पर। तीसरी बात गणतंत्रात्मक देश भी है। इसके अलावा प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की बात है, यहाँ पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। और 5वीं विशेषता आप लिख सकते हैं बहुल कार्यपालिका की। ठीक है, बहुल कार्यपालिका भी इसकी एक विशेषता रही संविधान की। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आ चुका भैया। अगला क्वेश्चन से प्रश्न है स्विस व्यवस्थापिका में कितने सदन हैं? तो स्विस व्यवस्थापिका में 2 सदन होते हैं। पहला है राज्य परिषद और दूसरा है राष्ट्रीय परिषद। तो राज्य परिषद और राष्ट्रीय परिषद ये 2 सदन होते हैं कहाँ पर भैया? स्विट्जरलैंड की व्यवस्थापिका में। स्विस व्यवस्थापिका में या स्विस की जो मतलब संसद है उसमें कितने सदन है भाई? उसमें कितने सदन है बाबू? उसमें आपके सदन कितने हैं? उसमें आपके 2 सदन हैं। पहला है राज्य परिषद और दूसरा कौन सा है? राष्ट्रीय परिषद। राज्य परिषद और राष्ट्रीय परिषद ये स्विस व्यवस्थापिका के 2 सदन हैं। आगे बढ़िएगा, आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी लोग। प्रश्न आ चुका है, तो ये आपका रिवीजन हो रहा है और बहुत ही बारीकी के साथ आप चीज़ों को जान पा रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्विस नागरिकों के 4 अधिकार लिखिए। देखिए, पहला अधिकार है कानून के समक्ष समानता, दूसरा अधिकार है प्रेस की स्वतंत्रता, यानी कि स्विस नागरिकों को क्या है? कानून के समक्ष सभी लोग समान है, कानून की नज़रों में सब बराबर हैं। भारतीय संविधान में भी कानून की नज़रों में सब बराबर हैं, वहाँ पर भी ऐसा है। प्रेस की स्वतंत्रता, वहाँ पर बोलने की स्वतंत्रता भी है जो अनुच्छेद 19A देता है भारत में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद जो आपका 24 से 28 या 25 से 28 देता है वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और मत देने का अधिकार, वोट डालने का अधिकार भी सभी को है। ठीक है, यह बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन है स्विस संवैधानिक व्यवस्थाओं के 2 महत्व लिखिए। कौन कौन से 2 महत्व भैया स्विस संवैधानिक व्यवस्था का? पहला कि विश्व का सर्वाधिक प्राचीन गणतंत्र ये है। दूसरी बात प्रजातंत्र का आदर्श प्रतीक है, यानी कि प्रजातंत्र एक प्रकार से प्रत्यक्ष प्रजातंत्र यहाँ पर है और एक आदर्श प्रतीक है जहाँ पर जनता का ही शासन है, जनता के द्वारा जनता के लिए, जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए किया गया शासन ही लोकतंत्र होता है। ये बात पर एकदम से खरा उतरता है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का एकमात्र देश स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न, स्विस संविधान में बहुल कार्यपालिका किस नाम से जानी जाती है? तो संघीय परिषद के नाम से बहुल कार्यपालिका जानी जाती है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का घर किसे कहते हैं? ऑब्जेक्टिव में कई बार प्रश्न पूछा गया, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का घर किसे कहा जाता है? तो स्विट्जरलैंड को प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का घर कहा जाता है। किसको? स्विट्जरलैंड को प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का घर कहा जाता है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मत देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ? तो स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मत देने का अधिकार जो प्राप्त हुआ है 1971 में प्राप्त हुआ। कब प्राप्त हुआ भैया? 1971 में स्विट्जरलैंड में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार प्राप्त हुआ है। यह बात कब प्राप्त हुआ? 1971 में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार प्राप्त हुआ। कहाँ पर? स्विट्जरलैंड में। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आ चुका भैया। प्रश्न, संघीय सभा के 2 सदनों के नाम लिखिए। संघीय सभा के 2 सदन कौन कौन से हैं बताइएगा? संघीय सभा के 2 सदन है, पहला है राष्ट्रीय परिषद, दूसरा है राज्य परिषद। क्या है? पहला है राष्ट्रीय परिषद और दूसरा क्या है? राज्य परिषद। ये 2 सदन है किसके? संघीय सभा के। संघीय सभा किसकी संघीय सभा के? तो स्विट्जरलैंड के संघीय सभा के। अगला क्वेश्चन है स्विट्जरलैंड में सर्वोच्च विधायिका शक्ति किसके हाथों में निहित होती है? स्विट्जरलैंड में सर्वोच्च विधायिका की जो शक्ति होती है वह किसके हाथों में निहित होती है? तो स्विट्जरलैंड में जो सर्वोच्च विधायिका की शक्ति होती है वो संघीय सभा के एक प्रकार से संघीय सभा के हाथों में निहित होती है। संघीय सभा नामक एक द्विसदनीय व्यवस्थापन निकाय होता है, इसी में एक प्रकार से निहित होती है, यह बात ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आ चुका है स्विस संघीय सभा की 4 विशेषताएं बताएं। स्विस संविधान सभा या संघीय सभा की 4 विशेषताएं क्या होती हैं? सबसे पहली बात है शासन का सर्वोच्च अंग होता है स्विस संघीय सभा। दूसरी बात, समान पदी द्विसदनीय व्यवस्थापिका इसमें होती है। ठीक है, समान पदी द्विसदनीय व्यवस्थापिका है। तीसरी बात, विरोधी दल का अभाव है, यानी विरोधी दल यहाँ पर नहीं होते हैं। ठीक है, इसके अलावा शांत और गंभीर वातावरण रहता है। ठीक है, स्विस संघीय सभा की ये विशेषता कि शांत और गंभीर वातावरण होता है।
विरोधी दल का यहाँ पर अभाव होता है यानी कमी होती है, समान पदी द्विसदनीय व्यवस्थापिका है, शासन का सर्वोच्च अंग भी एक प्रकार से माना जाता है स्विस संघीय सभा को। ठीक है, आगे देखेंगे संघीय परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं स्विट्जरलैंड के? 200 सदस्य होते हैं संघीय परिषद में स्विट्जरलैंड के। कितने लोग होते हैं? 200 लोग होते हैं, यह बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भैया। प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय परिषद का एक सदस्य जो होता है वो कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? मतलब उसमें स्विट्जरलैंड में तो 24,000 लोगों की जनसंख्या पर 24,000 लोगों की तरफ से एक व्यक्ति जो होता है वो राष्ट्रीय परिषद का एक सदस्य बनता है। जैसे कि भारत में जब लोकसभा का सदस्य बनने की बात आती है तो यहाँ से कितने लोग जाते हैं? लोकसभा में एक प्रकार से लगभग 10 लाख जनसंख्या के तरफ से एक व्यक्ति जाता है सांसद बन करके। ठीक है, ऐसे ही वहाँ पर 24,000 जनसंख्या का एक व्यक्ति जाता है, उसमें बैठता है। अगला प्रश्न, स्विट्जरलैंड में मताधिकार की आयु लिखिए। यानी स्विट्जरलैंड में आप वोट डालने का अधिकार कब मिलता है? 20 वर्ष पर वोट डालने का अधिकार मिलता है, यह बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राष्ट्रीय परिषद के सदस्य जो होते हैं इनका कार्यकाल कितना होता है भैया? तो राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है 4 साल का होता है। कितने साल का? 4 साल का होता है। ये सब ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस खूब पूछे जाएंगे, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखिएगा। प्रश्न भैया, प्रश्न आ चुका है, संघीय सभा के 4 कार्य लिखिए। बताइएगा संघीय सभा के 4 कार्य कौन कौन से हैं? फटाफट से आप सभी लोग लिखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से आप लोग प्रश्नों को समझ रहे हैं, जान रहे हैं, परख रहे हैं। चलें, संघीय सभा के 4 कार्य कौन कौन से हैं? पहला काम है विधायिनी शक्तियां जो होती हैं, कानूनी शक्तियां जो होती हैं वो संघीय सभा के पास ही निहित होती हैं। इसके अलावा कार्यपालिका की शक्तियां भी होती हैं इसके पास। वित्तीय यानी कि जो है एक प्रकार से पैसा रुपये वाली शक्तियां भी इसी के पास होती हैं। और न्याय करने की शक्तियां भी संघीय सभा के पास होती हैं। तो कई प्रकार की शक्तियाँ इसको प्राप्त हैं, इसमें वित्तीय शक्तियाँ, कार्यपालिका की शक्तियाँ, विधायिनी शक्तियाँ, कानूनी शक्तियाँ या न्यायिक शक्तियाँ सब प्राप्त हैं इसको। अगला प्रश्न, स्विस संघीय सभा के दोनों सदनों के 4 पारस्परिक संबंध बताइए। देखिए स्विस संघीय सभा के दोनों सदन जो होते हैं उसके 4 पारस्परिक संबंध होते हैं दोनों सदनों में। पहली बात तो अधिकारों की समानता, दोनों को बराबर बराबर अधिकार है। ठीक है, दूसरी बात पारस्परिक समझौते की व्यवस्था है, आपस में एक प्रकार से एक दूसरे को समझौता कर लेते, चाहे वो दोनों सदनों की बात कर रहा हूँ। स्विस संघीय सभा जो होती है या स्विस संघीय सभा का वाला होता है स्विस की जो संसद है उसके, तो उस संसद के दोनों सदन जो होते हैं वो बराबर होते हैं, पारस्परिक समझौते की व्यवस्था वहाँ पर है। इसके अलावा कानूनी क्षेत्र में समानता भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके साथ ही साथ वित्तीय क्षेत्र में अधिकारों की समानता भी आपको देखिए, पैसा रुपये वाले मामले में या कोई एक प्रकार से वित्त विधेयक या जो है धन विधेयक है उसमें भी एक प्रकार समान अधिकार होंगे, दोनों सदनों को बराबर अधिकार दिए जाएंगे। ठीक है, अपने यहाँ पर जैसे नहीं कि भाई एक ज़्यादा महत्व है और एक का कम महत्व है। आगे देखेंगे, स्विस संविधान के 4 संघवादी तत्व लिखिए। पहली बात है लिखित और कठोर संविधान है स्विस संविधान। दूसरी बात, शक्तियों का विभाजन इसमें किया गया है, केंद्र और राज्य के सबके। न्यायपालिका की सर्वोच्चता यहाँ पर है और दोहरी नागरिकता भी यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। ठीक है, दोहरी नागरिकता भी कहाँ पर है? अमेरिका की भांति यहाँ पर भी दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को समझा। ये सारे क्वेश्चन जो होंगे बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये अति लघु उत्तरीय और एक प्रकार से आपके दीर्घ उत्तरीय, मतलब कि एक प्रकार दीर्घ उत्तरीय के लिए तो इंपॉर्टेंट, चूंकि कई सारे प्रश्नों को मिला लें तो आपका लघु उत्तरीय भी बन सकता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए और अति लघु उत्तरीय के लिए बहुत महत्वपूर्ण था लेक्चर। जिन बच्चों को एक प्रकार से पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगातार मैं लाता रहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए, और आप सभी लोग वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई।